बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में हमको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स पढ़ने हैं और एंजाइम्स के बारे में, इसके अलावा मेटाबोलाइट्स। तो जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कोई ख़ास चेंज तो नहीं हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द बायोमॉलिक्यूल? देखिए, बायोमॉलिक्यूल क्या है? किसी भी टिश्यूज़, मतलब लिविंग टिश्यूज़ है, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो या एनिमल टिश्यू, इवन माइक्रोबियल टिश्यूज़। ठीक, माइक्रोबियल टिश्यूज़ तो नहीं, बट हम माइक्रोबियल कल्चर या माइक्रोबियल सेल्स कह सकते हैं। वहाँ से अगर हमको कोई कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड मिल रहा है, उसे हम लोग बायोमॉलिक्यूल कहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम है कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं कंपाउंड फॉर्म में पाए जा रहे हैं, क्या उनको बायोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखा जाएगा या केवल कार्बन कंपाउंड को जो कि ऑर्गेनिक हैं। तो हम उसको लेटर आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम लोग समझते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं उन्हें सिंपली हम एक डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं कि वो सारे ही केमिकल जो कि किसी लिविंग बॉडी से मिल रहे हैं और लिविंग बॉडी को ज़िंदा रखने में, सस्टेन करने में, लाइफ को बनाए रखने में मदद करते हैं, उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। आसान भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए। अब वो इनऑर्गेनिक हों, ऑर्गेनिक हों, इस पर भी बहस नहीं करते हम लोग। ठीक है। अब कैसे बायोमॉलिक्यूल्स को आइसोलेट किया गया है कि व्हाट टाइप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे इसको स्टडी किया गया और किस तरह से हम आइसोलेट कर सकते हैं इन द सिंपल लेबोरेटरी मेथड। तो अगर आप देखेंगे क्या स्टेप्स हैं जो एनसीईआरटी वाइज दिया गया है कि कोई भी आप लिविंग टिश्यू ले लीजिए, चाहे वो एक वेजिटेबल का टुकड़ा हो, किसी पीस ऑफ लीवर हो, मतलब या कोई भी टिश्यू हो, देन उसे हम लोग क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, पीस लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल विच इज़ कॉल्ड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। और कहाँ आप सिंपल मोटार और पिस्टल लेके उसे पीस सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, एक स्लरी यानी घोल एक मिल जाएगा। स्लरी मतलब एक घोल मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे टाइटली स्क्वीज़ कर देंगे, स्ट्रेन करेंगे इन अ चीज़ क्लॉथ और अ कॉटन क्लॉथ। तो अब हमको क्या मिलने वाला है? तो दो फ्रैक्शंस हमको मिलेंगे। ठीक है। एक तो वो जो फिल्टर हो जाएगा उस कपड़े से या उस चीज़ क्लॉथ से या कॉटन क्लॉथ से पास हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एसिड सोलुबल पूल या फिल्ट्रेट। इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो साइंटिस्टों ने आइसोलेट किया। दूसरा होगा रिटेंटेट। रिटेंटेट मतलब जो कि उस कपड़े से पास नहीं हो रहा है, जब आप छान रहे हैं या स्क्वीज़ कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, इसको बोलेंगे एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन। इसमें प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिक, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और जिनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट होंगे, जैसे सल्फेट है, फॉस्फेट है। ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले बोला था आपसे कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही डेफिनेशन लेकर हम चलेंगे कि वो बायोमॉलिक्यूल हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स आर आल्सो देयर इन द लिविंग टिश्यू, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है ऐश। ऐश किसे हम लोग कहते हैं? ऐश मतलब हिंदी में हम लोग राख कहते हैं कि किसी भी आप टिश्यू को जब पूरी तरह से जला देते हैं तो जो कुछ बचता है उसे राख कहते हैं। चाहे आप लकड़ी को जला दीजिए, कोयला जला दीजिए, तो राख आपको मिलता है। तो वही एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे बताया गया है कि ऐश एग्जैक्टली है क्या, कि आप वेट करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, वो कोई भी टिश्यू हो सकता है, लीफ हो सकता है, लीवर का पार्ट हो सकता है, या कोई भी एनिमल टिश्यू आप ले लीजिए, मीट का एक टुकड़ा ही ले लेते हैं हम। ठीक है। तो इनिशियल जो वेट होता है उसको बोलते हैं वेट वेट। ठीक है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है। देन क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से ड्राई करते हैं, सुखा देते हैं, तो जो भी वाटर है वो एवापोरेट हो जाएगा, या कोई और एवापोरेटिव केमिकल अगर मौजूद है तो वो भी एवापोरेट करके निकल जाएगा भाप के फॉर्म में। अब जो वेट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ड्राई वेट। ठीक है। अब क्या करेंगे, टिश्यू को पूरी तरह से हम लोग जलाएंगे, बर्न कर देंगे, जिससे जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। राइट। क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ गैस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के फॉर्म में वो निकल जाएंगे जो भी कार्बन कंपाउंड है। तो वो वहाँ से जब निकल जाएंगे तो अब जो कुछ बचेगा जलने के बाद वो क्या कहलाएगा, ऐश। इस ऐश में आपको नॉर्मली इनऑर्गेनिक केमिकल्स या एलिमेंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे केमिकल्स मिलेंगे। किसमें आपको मिलेंगे, ऐश में मिलेंगे, राइट। नाउ अब कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि लिविंग टिश्यू में या लिविंग मैटर में प्रेजेंट होते हैं, उनका परसेंटेज ऑफ वेट क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो हाइड्रोजन की बात करें तो 0.5% के आसपास है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो 6.65% है।
नाइट्रोजन की बात करें तो 3.3% है, सल्फ़र जो है 0.3% है, सोडियम 0.2% है, कैल्शियम की मात्रा आपको 1.5% मिलेगी, मैग्नीशियम 0.1%, जबकि सिलिकॉन जो है नेग्लिजिबल है, एकदम नहीं के बराबर होता है। वही कार्बन का बात करें तो 18.5%। तो एक तो ऑक्सीजन, उसके बाद अगर आप देखिए नीचे यहाँ पे कार्बन, इनका अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। दूसरा नाइट्रोजन है। तो ये एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग टिश्यूज़ में या कोई भी लिविंग सेल्स हैं वहाँ पे इनका ये परसेंटेज दिया हुआ आपको मिल जाएगा। नाउ डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो जैसा पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो सारे कंपाउंड जो कि किसी भी लिविंग टिश्यू से हमें मिल रहे हैं उनको हम लोग बायोमोलिक्यूल कह सकते हैं। हालांकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं लिविंग टिश्यू में, तो हम उनको एज अ नॉन बायोमोलिक्यूल कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके होने से ही लिविंग बॉडी सस्टेन कर रही है, राइट। अगर आप सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका नाम हम लोग बहुत जानते हैं, एटीपी, जिसको सेलुलर एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। अगर एटीपी में से आप फॉस्फेट हटा दीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, तो क्या एटीपी बन पाएगा अगर फॉस्फेट हटा देंगे? और अगर एटीपी हट जाएगा तो बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो एकदम स्टॉप हो जाएगी सडनली। आपकी बॉडी में एनर्जी एकदम सडनली स्टॉप होगी। तो उसका होना, यानी फॉस्फेट का होना, एटीपी को बनाएगा, और एटीपी का होना लिविंग बॉडी को सस्टेन करके रखेगा। अब हम लोग यहाँ पे लार्ज बायो मैक्रोमोलिक्यूल और दूसरा बायो माइक्रोमोलिक्यूल, यानी कि जो स्मॉल बायोमोलिक्यूल हैं, जो लार्ज बायोमोलिक्यूल, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो एसिड सोल्यूबल पूल है उसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो डाल्टन में है वो 800 डाल्टन के आसपास होगा। और ये रिप्रेजेंट किसे करता है? एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन के आसपास होता है। इस साइज़ के हिसाब से इनको हम लोग कंसिडर करते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल। वहीं एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन जो था उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अबव 10,000 और मोर डाल्टन, 10,000 से ज़्यादा डाल्टन हो सकता है। तो इनको हम लोग लार्ज बायोमोलिक्यूल या बायो मैक्रोमोलिक्यूल के तौर पे कंसिडर करते हैं। अब एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आपको क्या क्या मिलता है? ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल जो कि साइटोप्लाज्म में और सेल ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन सब के अंदर जो पाए जाते हैं इसमें आता है प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, पॉलीसैकेराइड्स, इवन लिपिड्स भी हैं, ठीक है। हालांकि लिपिड्स को आप जब आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि ये तो बहुत सिंपल टाइप के या स्मॉल बायो मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इनको हम लोग यहाँ पर क्यों रखते हैं, इसकी वजह भी आपको समझ में आएगी।